नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष इंदौरिया डीआर कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने देखा था हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उद्भव देखा था दोस्तों। उसके बाद में हमने देखा था व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति देखी थी दोस्तों। उसके बाद में अगर हम दोस्तों व्याकरण पर चलते हैं तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है दोस्तों, उसको नाम दिया जाता है दोस्तों वर्ण। सबसे पहले बात करें दोस्तों वर्ण की, तो पहले जो दोस्तों वर्ण में क्वेश्चन जो पूछे जाते थे वो सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाते थे। स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या सीधा सीधा पूछ लेता था वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हम सीधा सीधा आंसर कर देता थे, स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है और वर्णों की संख्या दोनों को मिला देंगे तो 44 हो जाती है। लेकिन दोस्तों आजकल ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आजकल जो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है वो अलग टाइप से क्वेश्चन देता था। वो क्वेश्चन देता है दोस्तों, जैसे कि आपने एसआई में भी देखा होगा, रिट में भी देखा होगा, पटवारी में भी देखा होगा दोस्तों। उसने क्वेश्चन दिया था 4 संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर, व्यंजनों को छोड़कर वर्णों की संख्या होती है। दोस्तों ऑप्शन जो उसने डाले थे, ए में डाला था 44, बी में डाला था 40, सी में डाला था 52 और डी में डाल दिया मान लीजिए 48। अब दोस्तों क्वेश्चन उसने दिया 4 संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर वर्णों की संख्या होती है। अब दोस्तों जो सीधा ये याद करके गए थे कि वर्णों की संख्या होती है 44, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 44 में से 4 को हटा दिया। 4 को हटा दिया तो उनका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 40। सही आंसर क्या करके आ गए वो, 40 आंसर करके आ गए। जिन्होंने दोस्तों वर्णों की संख्या मान रखी थी 52 में से 4 को हटा दिया, आंसर क्या कर दिया दोस्तों 48। जबकि ये दोनों आंसर क्या थे दोस्तों, गलत। सही आंसर क्या था दोस्तों, 44 के 44 ही था। क्योंकि दोस्तों वर्णों की जो संख्या है 44 जो हमारी संख्या है उसमें हम 4 संयुक्त व्यंजनों को गिनते ही नहीं है। जब हम 4 संयुक्त व्यंजनों को गिनेंगे ही नहीं तो उनकी अगर आप उनको छोड़ भी दोगे तो उससे संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों सेकंड जो उसने अलग टाइप से क्वेश्चन दिया था, उसने दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया शुद्ध स्वरों की संख्या होती है दोस्तों। यहां पर अगर देखें तो ऑप्शन दिए थे उसने 4, 8, 11 और 7। तो दोस्तों स्टूडेंटों ने ये तो देखा नहीं, यहाँ पर शुद्ध लगाया हुआ है उसने। उन्होंने सीधा देखा स्वरों की संख्या होती है तो उन्होंने आंसर क्या कर दिया दोस्तों, 11 आंसर कर दिया। जबकि दोस्तों शुद्ध स्वरों की जो संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों, 4 संख्या मानी जाती है। तो दोस्तों हम पूरा विवरण से पढ़ेंगे। अगर वर्णों को अगर देखते हैं अपन कि किस में से किसको हटा लिया जाए, तो पूरा अगर विवरण से देखते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वर्ण कहते ही किसे हैं। तो दोस्तों वर्ण की यदि परिभाषा देखते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, आप शब्द या फिर भाषा बोल दीजिए। आप शब्दों से मिलकर ही क्या बनेगी, भाषा बनेगी। तो शब्द बोल दीजिए या भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है दोस्तों। शब्द या भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको किस नाम से जाना जाता है, वर्ण के नाम से जाना जाता है। या दोस्तों दूसरी अगर परिभाषा देखें तो दूसरी वो परिभाषा देता है जिसको और अधिक विभक्त न किया जा सके, यानी जिसको हम और अधिक विभक्त नहीं कर सकते उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, वर्ण के नाम से जाना जाता है। शब्द या भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब हम प्रैक्टिकली यदि करके देखते हैं दोस्तों, हमने मान लीजिए शब्द मैंने लिख दिया नैन, नैन शब्द लिख दिया। अब दोस्तों अगर इसके मैं टुकड़े करना चाहूँ तो इसमें क्या है, एक तो न है, एक य है और एक न है। इसके और टुकड़े करना चाहूँ तो न में क्या है दोस्तों, एक तो न है और एक ए है। य में क्या है, एक तो य है और एक ए है। न में फिर क्या है दोस्तों, न और ए। इसके और टुकड़े करना चाहूँ तो मैं इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकता। यानी कि ये जो हमारा शब्द था, इस शब्द की सबसे छोटी इकाई यही है,
इससे छोटी कहीं आप कर नहीं सकते। तो ये जो कंडीशन है इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, वर्ण के नाम से जाना जाता है। या फिर मैंने आपको बताया था दूसरी जो परिभाषा है, जिसको और अधिक विभक्त न किया जा सके। विभक्त का मतलब ही दोस्तों यहाँ पर क्या है, टुकड़े करना, यानी इससे अधिक इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि ये जो कंडीशन है इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, वर्ण के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन में अगर हलंत लग रहा है तो ही वो वर्ण है, और स्वर जितने भी हैं अपने ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो वर्ण की परिभाषा के बाद में अगर हम देखते हैं दोस्तों कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं, तो दोस्तों वर्ण जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक को दोस्तों नाम दिया जाता है स्वर, और एक को नाम दिया जाता है व्यंजन। एक को दोस्तों नाम दिया जाता है स्वर, और दूसरे को किस नाम से जाना जाता है, व्यंजन के नाम से। सबसे पहले बात करें यदि हम स्वर की, कि स्वर क्या होता है, तो दोस्तों इसकी यदि हम परिभाषा देखते हैं तो जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है, जिसका आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सके दोस्तों, वो क्या है, हमारा स्वर। दोस्तों बात करें यदि व्यंजन की, कि व्यंजन क्या होता है, तो जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो दोस्तों स्वर तो कौन से होते हैं, जिनका आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकें, वो तो क्या है, स्वर। व्यंजन क्या है दोस्तों, जिसका उच्चारण हम किसकी सहायता से करते हैं, स्वरों की सहायता से जिसका उच्चारण किया जाता है, वो क्या किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बात करें यदि हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि दोस्तों स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, क्योंकि परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि इसका आप उच्चारण क्या करेंगे, तो आप इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों इसके मैं टुकड़े भी कर सकता हूं, इसमें कै में क्या है, एक तो कै है दोस्तों और एक है ए। अगर इसका उच्चारण आपने क्या कर दिया, अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका आप उच्चारण क्या करेंगे, तो आप इसको कै तो बोल नहीं सकते, क्योंकि कै तो जब इसमें ए मिला हुआ था तब आपने इसको क्या बोला था, तो इसका आप उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, व्यंजन। अगर दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इसमें ए की जगह मैं इसमें आ मिला देता, आप इसका उच्चारण क्या करते। अगर मैं इसमें ई मिलाता, उच्चारण की माना जाता। अगर इसमें ऊ मिलाता, आप इसको कू बोल देते। अगर इसमें ए मिलाता, इसको आप उच्चारण क्या करते, के। अगर इसमें मैं ओ मिलाता, तो आप इसका उच्चारण क्या करते, को। तो दोस्तों एक बात बताइए, इसका कोई अस्तित्व है क्या, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसमें मैं जो भी स्वर मिला रहा हूँ उसी के अनुसार आप इसका क्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, हमारे स्वर है, ठीक है। अब स्वरों की सहायता से ही तो मैं इसका उच्चारण कर पा रहा हूँ। क्या है, आ मिला दिया का बोल दिया आपने, ई मिला दिया की बोल दिया, ऊ मिला दिया कू बोल दिया, ए मिला दिया के बोल दिया, ओ मिला दिया को बोल दिया। यानी इसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। ये किसकी सहायता से बोला जा रहा है, स्वरों की सहायता से बोला जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको वही बात बताई है, जिसका उच्चारण किसकी सहायता से हो, स्वरों की सहायता से हो, उसको किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों, व्यंजन के नाम से जाना जाएगा। यानी ये जो हमारा क्या है, इसको हम किसकी सहायता से बोल रहे हैं, स्वरों की सहायता से बोल रहे हैं, तो ये तो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, व्यंजन। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूँ इसका उच्चारण करिए, तो आप बोल देंगे आ, इसका उच्चारण ई, ऊ, ए, ओ। इनमें हमको किसी की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ रही है क्या, किसी की भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। और जिसमें किसी की आपको सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण कर रहे हैं, और स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है दोस्तों, वही क्या है, हमारे स्वर। यहाँ पर परिभाषा में क्या है दोस्तों, जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सके। यानी कि हमको यहाँ पर इनके उच्चारण में किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, हम स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए इनको तो किस नाम से जाना जाता है, स्वर के नाम से। और यहाँ पर हमको इसके उच्चारण करने के लिए किन की आवश्यकता पड़ रही है, स्वरों की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, व्यंजन के नाम से। तो जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकें दोस्तों, वो तो क्या है, हमारा स्वर। और जिसके उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ रही है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है, वो दोस्तों हमारा क्या है, व्यंजन। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। अब दोस्तों बात करते हैं हम स्वरों की। सबसे पहले देखें, स्वर जो हैं, स्वर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक को नाम दिया जाता है मूल स्वर, और दोस्तों दूसरे को नाम दिया जाता है संयुक्त स्वर।
एक को नाम दिया जाता है मूल स्वर और दूसरे को किस नाम से जाना जाता है, संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों स्वर की हम परिभाषा जानते हैं, स्वर का मतलब ही क्या है, जिसका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सके वो क्या है, स्वर है। अब बात करिए यदि मूल की, तो मूल का मतलब ही क्या है, तो दोस्तों मूल का अर्थ होता है सर्वप्रथम, या फिर आप प्रकृति भी बोल सकते हैं। यानी वह स्वर जो सर्वप्रथम उपस्थित थे उन स्वरों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। या फिर प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त हमारे स्वर हैं उनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। तो मूल स्वर का अर्थ ही क्या हो जाएगा दोस्तों कि वह स्वर जो सर्वप्रथम उपस्थित थे उनको किस नाम से जाना जाता है, मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। या वह स्वर जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है उनको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मूल स्वर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो हमारे मूल स्वर हैं इनकी संख्या होती है दोस्तों 4, यानी सर्वप्रथम जो उपस्थित थे स्वर कितने थे, 4। उनमें है दोस्तों अपना ए, ई, उ और री। ये केवल 4 स्वर सर्वप्रथम उपस्थित थे, इसलिए इन चारों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुछ किताबों में इनकी संख्या 5 और लिखी हुई है। इनकी संख्या कितनी लिखी हुई है दोस्तों, 5। उसमें दोस्तों उसने एक लिरी लिख रखा होगा, उसने क्या लिख रखा होगा, लिरी। जबकि दोस्तों ध्यान रखना ये जो लिरी जो है संस्कृत का स्वर है, हिंदी के अंतर इसको ग्रहण नहीं किया गया। हिंदी में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जहाँ पर आपको लिरी दिखे। संस्कृत में आपको काफ़ी शब्द मिल जाएंगे जिनमें लिरी लिखा दिखेगा, जैसे लाकृति वगैरह की जो संधि हम बनाते हैं वो सब में क्या आता है, लिरी आता है। जबकि हिंदी ने लिरी को ग्रहण नहीं किया है। तो हमारे हिंदी में केवल मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4। 5 आंसर मत कर देना, कुछ किताब वालों ने लिख रखा है एक इसमें लिरी और लगा रखा है और 5 संख्या कर रखी है, जबकि लिरी हिंदी में मान्य नहीं है। तो हमारे मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4। दोस्तों बात करें दूसरे संयुक्त स्वर की, तो दोस्तों संयुक्त का मतलब ही क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ या मेल, जोड़ या मेल। स्वर हम जानते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सके, तो संयुक्त का अर्थ ही क्या है दोस्तों, जोड़ या मेल। यानी वह स्वर जो 2 स्वरों के जोड़ करने से या मेल करने से बनता है उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। वह स्वर जिसका हम 2 स्वरों के जोड़ करने से या मेल करने से बनता है उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आप जोड़ या मेल कर सकते हैं, किन का कर सकते हैं, हमारे पास केवल ये 4 स्वर उपस्थित हैं, इन चारों का ही जोड़ या मेल किया जाएगा। तो दोस्तों इनको अगर हम मिलाते हैं तो देखिए आप, हम अगर समानों को मिलाते हैं, समानों को अगर मिलाकर देखें, जैसे हमने ए प्लस ए समानों को मिलाया दोस्तों, आ बन जाएगा। ई प्लस ई समानों को मिला लिए दोस्तों, दीर्घी बन जाएगी दोस्तों। उ प्लस उ समानों को मिला लिए दोस्तों, दीर्घ उ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को दोस्तों नाम दिया जाता है दीर्घ। इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है, दीर्घ के नाम से। अब दोस्तों समानों को तो हमने मिला लिया, एक बात और ध्यान रखना, आप सोच रहे होंगे री प्लस री को भी तो मिला सकते हैं, तो दीर्घ री बन जाती है। री प्लस री को मिलाते हैं तो दीर्घ री बनती है, लेकिन हिंदी में दीर्घ री भी मान्य नहीं है। इसलिए संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 हो जाती है, हमारे हिंदी में कितनी रहती है, 11 ही रहती है। क्योंकि दीर्घ जो री है, री प्लस री को मिलाते हैं दीर्घ री बन जाता है, लेकिन हिंदी में दीर्घ री मान्य नहीं है। तो दोस्तों ये तो हमारे समानों को हमने मिला लिया। अगर हम असमानों को मिलाते हैं तो असमानों को अगर मिलाकर देखते हैं तो ए प्लस ई को मिलाते हैं, विजातीय स्वर भी कह सकते हैं आप इसको, यानी कि समानों को नहीं मिलाया, असमानों को मिलाया। ए प्लस ई को मिलाते हैं दोस्तों, ए बन जाता है। ए प्लस उ को मिलाते हैं, ओ बन जाता है। ए प्लस ए को मिलाते हैं, आई बन जाता है। ए प्लस ओ को मिलाते हैं, औ बन जाता है दोस्तों। इन दोनों को दोस्तों नाम दिया जाता है गुण, और दोस्तों इन दोनों को नाम दिया जाता है वृद्धि। तो 3 तो हमारे कौन से हो गए, दीर्घ, 2 कौन से हो गए दोस्तों, गुण, और 2 ही कौन से हो गए, वृद्धि। यानी 3 और 2 5 और 2 7, यानी हमारे संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, 7 हो जाती है। कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, आ, ई, उ, ए, ओ, आई, औ। दोस्तों यहाँ पर क्रम में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा कि ए के बाद में आई आता है,
जबकि मैंने ए के बाद में ओ लिख दिया है। दोस्तों ये जो मैंने क्रम लिखा है ये मैंने संधि के हिसाब से लिखा है। जैसे आप जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर यही क्रम आपके काम में आएगा, इसलिए मैं इसी क्रम को लिख के चल रहा हूँ। जबकि ए के बाद में आई आता है, हालांकि आपसे ये थोड़ी पूछा जाएगा कि भाई ए के बाद में कौन सा वर्ण आता है या कौन सा स्वर आता है, कौन सा नहीं आता। ये जो मैंने जो क्रम लिखा है ये संधि के अनुसार लिखा है, जिससे हमको संधि में आसानी रहेगी समझने में। तो दोस्तों ए प्लस ए समानों को मिला है, ए प्लस ए मिलकर क्या बन गया दोस्तों आ। ई प्लस ई मिलकर क्या बनता है दोस्तों दीर्घी। ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है दोस्तों दीर्घु। ध्यान रखना दोस्तों इनको दीर्घ नाम दिया जाता है, जबकि हम क्या बोल देते हैं छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ बोल देते हैं। छोटे बड़े का दोस्तों ट्रेंड भी चल रहा है आजकल, छोटे बड़े का क्या चल रहा है ट्रेंड भी चल रहा है। कि जैसे मैंने खुद के पड़ोस में देखा था दोस्तों, 3 भाई हैं, तीनों के एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, किसी के बड़ी लड़की है या छोटी लड़की है, इस टाइप से। अब उन तीनों का सिस्टम ही क्या है दोस्तों, वो तीनों की तीनों यानी कि 6 के 6 बच्चे हैं। एक को तो बोलते हैं बड़े पापा, एक को बोलते हैं छोटे पापा और एक को बोलते हैं पापा। एक दिन मैंने उस बच्चे को रोक के पूछा, भाई तेरो इनमें से असली कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो छोटे बड़े का क्या चल रहा है ट्रेंड चल रहा है। जबकि दोस्तों हमको छोटा बड़ा नहीं बोलना है, क्यों, उस समय हमको जब टीचर ने पढ़ाया था उस समय हमारी बुद्धि लब्धि जो थी वो इस प्रकार की नहीं थी, हम दीर्घ और ऋस्व वगैरह को समझ सके। लेकिन आप में से दोस्तों अगर कोई बोले तो कहीं ये नहीं, कहीं आप में से कोई बड़े पापा बोलते हो जाके बोल दो दीर्घ पापा, कि सर ने बोला है बड़े नहीं बोलना, क्या बोलना है दीर्घ पापा बोलना है। तो दोस्तों यानी आ दीर्घी और दोस्तों दीर्घ ऊ। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं, अब दोस्तों अगर मान लीजिए बाई चांस वो पूछ लेता है आपसे कि गुण स्वरों की संख्या होती है। अब स्टूडेंट ने कभी पढ़ा नहीं है गुण स्वरों की संख्या कितनी होती कितनी नहीं होती, वो सीधा सीधा गुण संधि पर चल जाएगा। जैसे वो गुण संधि पे जाएगा तो गुण संधि में दोस्तों 3 आदेश होते हैं, ए ओ और अर। तो आंसर क्या कर देगा 3। जबकि एक बात बताओ, अर जो है दोस्तों ये स्वर है क्या, इसमें तो ए है स्वर, र तो क्या है अपना व्यंजन ही। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमारे गुण स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों केवल 2। वृद्धि स्वरों की संख्या भी कितनी होती है दोस्तों 2। आपने संधि भी पढ़ी होंगी दोस्तों, दीर्घ संधि के नाम से, गुण संधि के नाम से, वृद्धि संधि के। उन संधियों में कुछ नहीं है, केवल यही चीज़ बताई गई है। इसको थोड़ा सा डिटेल में कर दिया। ए का मतलब ही क्या होता है, ए हो चाहे आ हो। ई का मतलब ही क्या होता है, चाहे ऋस्वी आ जाए चाहे दीर्घी आ जाए, दोनों को मिलकर बनेगा क्या, ए ही बनेगा। तो दोस्तों संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 7। मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों 4। दोनों को अगर दोस्तों मिला दिया जाए तो स्वरों की संख्या आ जाएगी। 4 + 7 करते हैं तो दोस्तों हमारी स्वरों की संख्या कितनी होगी 11 होगी। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उसने क्वेश्चन पुटअप क्या किया था, शुद्ध स्वरों की संख्या होती है। तो दोस्तों आप मेरे को बताइए शुद्ध स्वरों की संख्या क्या है इनमें से। शुद्ध का मतलब ही क्या है, जिसमें कुछ मिला हुआ नहीं हो वही तो माना जाएगा शुद्ध। एक बात बताओ, संयुक्त स्वरों में तो आपने 2-2 को मिला रखा है, यानी कि इनमें आपने किसी को मिलाया है क्या, किसी को नहीं मिलाया। तो अपनी शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 4 के 4 ही होगी। यानी कि ये जो है मूल स्वर को क्या बोल दिया जाता है दोस्तों, शुद्ध स्वर बोल दिया जाता है। अब दोस्तों लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब एक बात बताओ, ये क्या है, छोटा ही तो बोलते हो आप, छोटी ही छोटा हो, ठीक है। तो इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर मान लीजिए वो आपसे पूछ ले संधि स्वरों की संख्या होती है, तो जैसे ही वो आपसे पूछे संधि स्वरों की संख्या, तो सीधा सीधा संधि पे मत चल जाना, स्वर संधि में कितने स्वर हैं। संधि का मतलब ही क्या होता है, जोड़ या मेल। संधि का मतलब भी क्या होता है, जोड़ या मेल। यानी कि वो पूछने ही हमसे क्या चाह रहा है कि वह स्वर जो 2 स्वरों के जोड़ करने या मेल करने से बनता है वही क्या है, संधि स्वर। और जोड़ करने या मेल करने से कितने स्वर बन रहे हैं हमारे 7। तो यानी संयुक्त जो स्वर है इन्हीं का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, संधि स्वर भी इनको बोल दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से थे हमारे स्वर। अब हम बात करें दोस्तों यदि व्यंजनों की, तो दोस्तों व्यंजन जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। पहला जो प्रकार है उसको नाम दिया जाता है दोस्तों स्पर्श व्यंजन। पहलों को किस नाम से जाना जाता है, स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो स्पर्श हमारे जो व्यंजन है इनको दोस्तों 5 वर्गों में बांट रखा है। यानी कि इसको कितने वर्ग बना दिए, इसमें 5 वर्ग बना दिए। वर्ग का अर्थ ही क्या है दोस्तों, समूह कह लो, या आपने जैसे देखा होगा लाइन वगैरह कह देते हैं अपन, कै की लाइन चे की लाइन, यानी कि पूरा पूरा समूह। यानी 5 वर्गों में बांट दिया है, यानी कि 5 समूहों में बांट दिया है। पहला जो है उसको नाम दिया जाता है कै वर्ग, दूसरे को नाम दिया जाता है चै वर्ग,
तीसरे को नाम दिया जाता है ट वर्ग, चौथे को नाम दिया जाता है त वर्ग और पांचवे को नाम दिया जाता है प वर्ग। ये 5 वर्ग मार दिए दोस्तों, यानी स्पर्श जो व्यंजन है कितने वर्गों में बटा हुआ है, 5 वर्गों में बटा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों बात करें यदि क वर्ग की, तो क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं दोस्तों, क, ख, ग, घ और ग। च वर्ग में दोस्तों 5 वर्ण होते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में दोस्तों 5 वर्ण होते हैं, ट, ठ, ड, ढ और न। त वर्ग में दोस्तों 5 वर्ण होते हैं, त, थ, द, ध और न। प वर्ग में 5 वर्ण होते हैं दोस्तों, प, फ, ब, भ और म। तो दोस्तों 5 वर्ग हैं हमारे, पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, इन आपने देखा होगा इन सब के नीचे मैंने हलंत लगा रखा है। हलंत लगाने का कारण ये है क्योंकि हम दोस्तों पढ़ क्या रहे हैं, वर्ण, यानी शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होनी चाहिए। अगर आपने इसमें हलंत नहीं लगाया, ठीक है, तो ये शब्द की सबसे छोटी इकाई हो गई क्या। अब इसमें तो कै और है, दो मिले हुए हैं। जब मैं इसमें हलंत लगाऊंगा तो ही ये वर्ण है, अन्यथा ये वर्ण नहीं है। इसलिए जितने भी व्यंजन है सभी के नीचे मैंने क्या लगा रखा है दोस्तों, हलंत लगा रखा है। तो दोस्तों स्पर्श जो व्यंजन है वो 5 वर्गों में बटा हुआ है। 5 वर्गों में क्या है, 5-5 वर्ण, 5, 5, 5, 5 और 5। दोस्तों एक बात बताइए, 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में 5-5 वर्ण है, तो स्पर्शों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 25 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। स्पर्शों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 25 हमारी संख्या हो जाएगी। यानी स्पर्श जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों, 25 मानी जाती है। दूसरे प्रकार के जो व्यंजन होते हैं दोस्तों उनको नाम दिया जाता है अंतस्थ। उनको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये अंतस्थ जो व्यंजन है इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। और ये हैं दोस्तों हमारे य, व, र और ल। इन चारों को दोस्तों क्या माना जाता है, अंतस्थ व्यंजन माना जाता है। देखिए दोस्तों 2 शब्द हैं यहाँ पर, एक है अंतः और एक है स्थय। अंतः मतलब अंत में या अंदर, स्थय का मतलब स्थित होने वाले। यानी वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर आपको ऐसा महसूस हो कि इसका उच्चारण अंदर से किया जा रहा है, अंदर का मतलब पेट या नाद से किया जा रहा है, उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे आप उच्चारण भी करेंगे तो एक बार आप उच्चारण करिए, क, ख, च, ट, त, प, फ, ब, इनका उच्चारण कर लीजिए। एक आप उच्चारण करिए य, व, र, ल। पेट पे यानी नाद पे थोड़ा सा जोर आता है, इसलिए दोस्तों इनको किस नाम से जाना जाता है, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो 25 हमारे स्पर्श हो गए, 4 क्या हो गए, अंतस्थ। 25 और 4 29। तीसरे प्रकार के दोस्तों जो व्यंजन होते हैं उनको नाम दिया जाता है ऊष्म व्यंजन। उनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या भी दोस्तों 4 होती है। ये है हमारे श, श, श और है। इन चारों को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो 25 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 29 और 4 कितने हो गए, 33। 29 और 4 33, यानी व्यंजनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों हमारी, 33। ऊष्म व्यंजन का दोस्तों ध्यान रखना, ऊष्म का मतलब जैसे आप जानते हो ऊष्म का मतलब ही क्या होता है, गर्म। ऊष्म का मतलब ही क्या होता है, गर्म। यानी ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर ऊष्म प्राणवायु बाहर आती है। आप किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करेंगे तो प्राणवायु बाहर आएगी, तो ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर ऊष्म प्राणवायु बाहर आती है, ऊष्म का मतलब गर्म प्राणवायु बाहर आती है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है गर्म प्राणवायु बाहर आने का मतलब कि भाई इन वर्णों को तो किसी के सामने बोलना ही नहीं है, क्योंकि गर्म प्राणवायु बाहर आएगी तो सामने वाले का मुंह जल जाएगा, ठीक है। ऊष्म का मतलब ही क्या है दोस्तों, कि अन्य जो हमारे व्यंजन हैं इनसे अधिक ऊष्मा बाहर आती है। आप उच्चारण में करके देखिए दोस्तों, आप करिए क, च, ट, त, प, य, व, ठीक है। एक आप बोलिए श, 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 है। अधिक ऊष्मा बाहर आ रही है कि नहीं आ रही दोस्तों, अधिक ऊष्मा बाहर आती है, यानी और व्यंजनों की तुलना में अधिक ऊष्म प्राणवायु क्या आती है, बाहर आती है, यानी गर्म प्राणवायु बाहर आती है। इसलिए दोस्तों इनको किस नाम से जाना जाता है, ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 11 तो हमारी संख्या किसकी होगी, स्वरों की। 33 क्या हो गए दोस्तों, व्यंजन।
इनको अगर दोस्तों जोड़ दें तो वर्णों की संख्या आ जाएगी। तो 11 और 33 को जोड़ते हैं तो दोस्तों हमारे वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 44 मानी जाती है। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन बताया था 4 संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर वर्णों की संख्या होती है। तो दोस्तों एक बात बताइए, मैंने यहाँ पर कहीं पर भी संयुक्त व्यंजन गिने हैं क्या? कहीं पर भी संयुक्त व्यंजन नहीं गिने, यानी हमारे वर्णों की संख्या क्या रहेगी दोस्तों? 44 के 44 ही रहेगी। बात करेंगे दोस्तों अभी हम संयुक्त व्यंजन के बारे में कि भाई संयुक्त व्यंजनों को क्यों नहीं गिना जाता, क्यों नहीं, या उनको इनमें शामिल क्यों नहीं किया जाता। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा वर्ण दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों हम संयुक्त व्यंजन। तो देखिए दोस्तों संयुक्त व्यंजन, दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वो होती है 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। और ये जो है हमारे वो हैं 6, त्रय, गय और श्रय। इन चारों को दोस्तों क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, संयुक्त का मतलब ही क्या होता है? जोड़ या मेल। ठीक है, यानी वह व्यंजन जो दो व्यंजनों के जोड़ करने से या मेल करने से बनता है उसको किस नाम से जाना जाएगा? संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाएगा। ऐसा व्यंजन जो दो व्यंजनों के जोड़ करने या मेल करने से बनता है उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। मैंने बताया दोस्तों आपको दो व्यंजनों के जोड़ करने या मेल करने से बनेगा। तो दोस्तों ये जो 6 है ये कै प्लस सै से मिलकर बनता है। कै प्लस सै से मिलकर बनता है। त्रय जो है दोस्तों ये तय प्लस रै से मिलकर बनता है। गय जो है दोस्तों जय प्लस य से मिलकर बनता है। और श्रय जो है शय प्लस रै से मिलकर बनता है। यानी दो व्यंजनों के क्या करने से मिल रहा है? दो व्यंजनों के जोड़ करने या मेल करने से बन रहा है। एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो पहले वाला जो वर्ण है यानी कै हुआ, तय हुआ, जय हुआ, शय हुआ, ये ध्यान रखना दोस्तों हलंत होनी चाहिए, तभी ये इसमें मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखना चाहूँ कै प्लस से, तो इसमें ये नहीं मिल सकता क्योंकि अब इसमें ए मिला हुआ है, बीच में दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? ए। यानी ये तो क्या होना चाहिए? हलंत। इसके बाद में ये जो भी अपना ये जो भी सै जो व्यंजन आ रहा है इसमें आप जिसकी भी मात्रा लगी हुई हो वो ही मात्रा इसमें लगा देंगे। जैसे मान लीजिए इसमें ई की मात्रा लगी हुई होती तो अपन क्या करते? कै प्लस शय को मिलाकर तो क्या बना देते? छः। इसमें ई की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा लगा दो। अगर इसमें मान लीजिए हमने ये लिख दिया कै प्लस और शय है, इसमें मान लीजिए ओ की मात्रा मिली हुई होती तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो कै और शय को मिलाना है, यानी कि ये क्या होना चाहिए? हमारा हलंत होना चाहिए। तो कै और शय को मिलाएंगे तो ये तो क्या बन गया? 6। इसमें जिसकी मात्रा है वही मात्रा आप लगा देंगे। तो इसी प्रकार इसमें तय में यानी कि आगे वाला जो वर्ण है यानी पहला जो वर्ण है ये तय, ये क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए। उसके बाद में रै में जो भी मात्रा हो कि वही आप इसमें मिला देंगे। इसी प्रकार जय के बाद में यह आता है तो यह जो है इसमें जिसकी भी मात्रा लगी हुई है वही मात्रा इसमें मिला दी जाती है। यहाँ का जो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है इसमें से एक क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, यज्ञ शब्द पूछता है कि यज्ञ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? यज्ञ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो ध्यान रखना दोस्तों यज तो होती है धातु, यज तो क्या होती है दोस्तों? धातु। प्लस करके इसमें न प्रत्यय होता है। प्लस करके प्रत्यय कौन सा होता है? न। वो तो संधि के नियम के अनुसार, यानी ये च वर्ग का वर्ण है, च वर्ग के वर्ण के बाद में अगर पांचवा वर्ण आ जाता है, ठीक है, च वर्ग के बाद में पांचवा वर्ण आ गया तो इसके स्थान पर च वर्ग का ही पांचवा हो जाएगा। अब च वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? ये, तो ये आदेश कर देंगे। इधर क्या बच गया अपना? यज। और आपको मैंने बताया अगर जय के बाद में यह आ गया तो दोनों को मिलाकर क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? ज्ञ लिखना पड़ेगा। और अपना शब्द क्या बन जाता है दोस्तों? यज्ञ शब्द बन जाता है। वो सीधा पूछेगा यज्ञ शब्द में प्रत्यय है, ठीक है, तो यज्ञ शब्द में दोस्तों प्रत्यय कौन सा होता है? न प्रत्यय होता है। क्लियर दोस्तों? लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो है हमारे संयुक्त व्यंजन, इन्हें वर्णों की संख्या में नहीं गिना जाता। इन्हें दोस्तों वर्णों की संख्या में नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनने का कारण भी है दोस्तों, ये गै 6 जो है किससे मिलकर बन रहा है? कै और शय से मिलकर बन रहा है।
तो कै को अपन ने स्पर्श में गिन लिया था, शै को ऊष्म में गिन चुके हैं पहले। त्रै जो है तय और रै से मिलकर बन रहा है, तो तय को अपन ने स्पर्श में गिन लिया था, रै को अंतस्थ में गिन लिया था। गै जो है जय और य से मिलकर बन रहा है, तो जय और य को हम स्पर्श में गिन चुके हैं। श्रय जो है शय और रै से मिलकर बन रहा है, तो शय को हमने ऊष्म में गिन लिया था और रै को अंतस्थ में गिन लिया। तो जब इनको पहले ही गिना जा चुका है, इसलिए इनको वर्णों की संख्या में नहीं गिना जाता है। यानी कि हमारे वर्णों की संख्या कितनी रहती है, 44 के 44 ही रहती है। अब दोस्तों बात करें यदि वर्णों की संख्या जो है उनके क्वेश्चनों की, तो कुछ कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है दोस्तों कि जहाँ पर हमको संख्या क्या करनी है क्या नहीं करनी, तो उनको आप देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर ध्यान रखना, वो आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी में वर्णों की संख्या, अगर क्वेश्चन पूछता है हिंदी में वर्णों की संख्या होती है, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा हमारा, 44 आंसर आएगा। अगर सीधा क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है कितनी नहीं होती, तो अपना आंसर क्या आएगा, 44 आंसर। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए क्वेश्चन को घुमा देता है, अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछता है मानक हिंदी में वर्णों की संख्या, या दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, या दोस्तों वो क्वेश्चन देता है आपको देवनागरी लिपि में, या फिर सीधा ही दे दे हिंदी में वर्णों, या फिर दे दे ध्वनियों की संख्या, तो दोस्तों इन तीनों का आंसर होगा 52। इन तीनों का आंसर क्या होगा दोस्तों, 52। वहाँ पर दोस्तों आराम से देखना, क्वेश्चन पूछा गया है, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा है हिंदी में वर्णों की संख्या, तो हमारी केवल कितनी है, 44। लेकिन जैसे ही उसने मानक शब्द लगा दिया कि मानक हिंदी में, अब जैसे इस मानक को हटा दूँ तो क्वेश्चन सेम है हिंदी में वर्णों की संख्या, लेकिन केवल इसने क्या लगा दिया, मानक। मानक का मतलब ही क्या है दोस्तों, 1961 से प्रारंभ होकर 1962 हिंदी जो है अपना उसका मानकीकरण हुआ था। यानी पूरे भारत में एक समान हिंदी ही चलनी चाहिए। ये नहीं कि अपने कर्नाटक में अलग लिख रहा है कोई हिंदी, हरियाणा में अलग लिख रहा है, राजस्थान में अलग लिख रहा है, मध्य प्रदेश में अलग लिख रहा है। यानी कि नियम बना दिए थे, यानी कि पूरे भारत में एक समान हिंदी चले, उसके लिए जो नियम बनाए थे, उन नियमों को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, मानकीकरण बोला जाता है। तो हिंदी के जो मानक का मतलब ही क्या हो गया कि हिंदी का जो हमारा मानकीकरण हुआ था, उसके अनुसार दोस्तों संख्या कितनी है, 52 है। दोस्तों यहाँ पर हम देखें, उसने क्वेश्चन क्या है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या। दोस्तों केवल एक शब्द ही आगे वैसे आ रहा है कि जैसे हम देखें, अगर कुल को हटा दो तो क्वेश्चन सेम की सेम है, हिंदी में वर्णों की संख्या। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसने शब्द क्या लगा दिया, कुल वर्णों की संख्या। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, कुल वर्णों की संख्या का 52 आंसर होगा। जबकि यदि देखें दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का आंसर वो कुल वर्णों की संख्या का आंसर मानता है 52, और जब वर्णों की संख्या पूछता है तो आंसर मानता है 44। जबकि अगर देखा जाए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आप कितने भाई बहन हैं, ठीक है, आपने आंसर दिया 4 भाई बहन हैं। अब फिर मैं दोबारा आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप कुल कितने भाई बहन हैं, तो 6 थोड़ी हो जाएंगे, तो भी 4 ही रहेंगे, दोनों का आंसर एक ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वो अलग अलग आंसर मानता है। हिंदी में वर्णों की संख्या का आंसर मानता है 44, और जबकि कुल वर्णों का आंसर क्या मानता है दोस्तों, 52 मानता है। और अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए देवनागरी लिपि में या हिंदी में वर्णों या ध्वनियों संख्या, तो भी आंसर क्या है दोस्तों, 52। अब हम देखते हैं 52 कैसे है दोस्तों। तो देखिए 44 में आपको गिना ही चुका, 44 वर्णों की संख्या मैंने आपको गिना दी। इसके अलावा इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ दिए जाते हैं दोस्तों। कुल वर्णों की संख्या में क्या जोड़ दिया जाता है दोस्तों, 4 क्या जोड़ दिए जाते हैं, संयुक्त व्यंजन जोड़ दिए जाते हैं। तो 44 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 48। इसके अलावा दोस्तों एक हिंदी में अनुस्वार चलता है, वो जोड़ दिया जाता है। एक हिंदी में विसर्ग चलता है, वो जोड़ दिया जाता है। और एक दोस्तों डै और ढै जोड़ दिए जाते हैं, डै और ढै और जोड़ दिए जाते हैं। तो 44 तो है ही अपने, जो हम गिन चुके हैं, यानी 11 स्वर और 33 व्यंजन अपने 44 तो है ही। इसके अलावा क्या जोड़ दिए, 4 संयुक्त व्यंजन। 44 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 48।
इसके अलावा दोस्तों क्या जोड़ा है, एक अनुस्वार 49, विसर्ग 50, डह 51 और ढह 52। दोस्तों एक बात बताइए, आप ये सोच रहे होंगे कि ड और ढह को तो हम स्पर्श में ही पढ़ चुके हैं। ड और ढह को तो अपन ने ट वर्ग जो आया था, ट वर्ग में ही आ गया था, ट ठ ड ढह। तो दोस्तों वहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ पर मैंने ये बिंदी नहीं लगाई, जबकि यहाँ पर क्या लगाई है, बिंदी। अगर इनके नीचे बिंदी नहीं लगी हुई तब तो ये है स्पर्श, और अगर इनके नीचे बिंदी लगी हुई है तो दोस्तों इनको नाम दिया जाता है उच्छिप्त। इनको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, उच्छिप्त वर्ण के नाम से जाना जाता है। अगर बिंदी नहीं लगी हुई तो ड और ढ क्या होते हैं, स्पर्श। और अगर जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है, जिसको आप नुक्ता ध्वनि बोल देते हैं, अगर बिंदी लगी हुई है तो उनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, उच्छिप्त के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों एक बात बताइए, उनका उच्चारण भी मैं ड और ढ ही कर रहा था और इनका उच्चारण भी क्या कर रहा हूँ, ड और ढ ही कर रहा हूँ। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ तो उच्छिप्त वाला आएगा और कहाँ पर स्पर्श वाला आएगा। तो दोस्तों दो नियमों को थोड़ा सा ध्यान रखना, केवल दो नियमों को आपको याद रखने की जरूरत है कि अगर शब्द का प्रारंभ यदि ड और ढ से हो रहा है, शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है दोस्तों, ड या ढ से, तो स्पर्श वाले आएंगे। यानी कोई भी शब्द है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया डमरू। एक बात बताओ, शब्द प्रारंभ किससे हो रहा है, ड से हो रहा है, कौन सा आएगा, स्पर्श वाला आएगा। ठीक है, मैंने मान लीजिए शब्द लिख दिया ढक्कन। एक बात बताइए, शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है दोस्तों, ढ से हो रहा है। ठीक है, तो ड और ढ से हो रहा है तो कौन से आएंगे, स्पर्श वाले आएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आधे वर्ण के बाद में, भाई एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर शब्द का प्रारंभ ड और ढ से होता है तो उनके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती, यानी कि वो कौन से होते हैं, स्पर्श वाले। और एक अगर आधे वर्ण के बाद में ड या ढ आ जाए, आधे वर्ण के बाद में यदि क्या आ जाए, ड या ढ आता है, तो वहाँ पर भी बिंदी नहीं लगती, वहाँ पर कौन सा आता है, स्पर्श वाला। इसके अलावा जहाँ पर भी प्रयोग किया जाएगा उच्छिप्तों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिख दिया उड्डयन। अब बीच में आ रहा है हालांकि ड, लेकिन ये जो ड है किसके बाद में आ रहा है, आधे वर्ण के बाद में आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर बिंदी नहीं लगा सकता। इसके अलावा कहीं पर भी आपने लिखा है उड़ान, बीच में आ रहा है, बिंदी लगानी पड़ेगी। आपने लिख दिया पढ़ना, बिंदी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमको केवल दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है, ड या ढ से हो रहा है, वहाँ पर स्पर्श वाले आते हैं, यानी कि वहाँ पर बिंदी नहीं लगाई जाती। और एक आधे वर्ण के बाद में यदि ड और ढ आता है तो वहाँ पर भी बिंदी नहीं लगाई जाती, अन्यथा सब जगह क्या आएगी, बिंदी आएगी। तो इन दोनों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, उच्छिप्त के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी संख्या कितनी हो जाती है, 52 संख्या हो जाती है। 44 हमारे वर्ण है जो मैंने आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाए थे, 11 स्वर 33 व्यंजन, दोनों को मिला देते हैं 44, 4 संयुक्त व्यंजन 48 हो जाते हैं और 4 ये, यानी संख्या कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है। एक टाइप का क्वेश्चन दोस्तों और देता है जिसको स्टूडेंट जो है यही समझता है कि हमसे वर्ण पूछ रहा है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, जबकि वो क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। अब दोस्तों क्वेश्चन वो पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछ रहा है। वर्णमाला से तात्पर्य क्या है, वर्णमाला यानी जो आपने ए-अनार पढ़े थे, वर्णमाला से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जो हमने ए-अनार पढ़े थे उन ए-अनारों की संख्या कितनी है, वो ए-अनारों की संख्या कितनी है। जबकि स्टूडेंट सीधा देखता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वो सोचता है सीधा सीधा वर्णों की संख्या पूछ रहा है, तो या तो आंसर 44 कर देता है या आंसर क्या कर देता है, 52 आंसर कर देता है। जबकि वहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर वर्णमाला लिखा हुआ है दोस्तों, वर्णमाला यानी कि जो हमने ए-अनार पढ़े थे उन ए-अनारों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इनकी दो संख्या ध्यान रखना है, या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको 49 या ऑप्शन में मिलेगा आपको 50, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा। क्यों, जैसे देखिए पहले अपन देखते हैं कि हैं कैसे ये। 44 में आपको गिना ही चुका हूँ, 11 स्वर 33 व्यंजन, 44 वो सारे ए-अनारों में आते थे। इनके अलावा ए-अनार में और क्या आता था, एक तो भाई अंग आता था ए-अनारों में, एक अह पढ़ा था अपन ने ए-अनारों में, एक छ, त्रय और ज्ञ जो अंत में आते थे, ये पढ़े थे। ठीक है, अब पहले के जो हिंदी कायदे थे उनमें तो हैं दोस्तों ये 5 ही केवल, तो 44 और 5 कितने हो गए, 49।
लेकिन आजकल जो हिंदी कायदा आ रहा है दोस्तों, उनमें श्रेय और लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों? श्रेय और लिखा हुआ आ रहा है। पुराने हिंदी कायदों में श्रेय नहीं लिखा हुआ है। पुराने हिंदी कायदों में केवल 44 और ये 5 एक्स्ट्रा और है, यानी 49 संख्या है। लेकिन आजकल जो हिंदी कायदा आ रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों? श्रेय भी लिखा हुआ है। यानी कि या तो संख्या कितनी होती है 49, या फिर संख्या कितनी होती है 50। दोनों में से कोई आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। अगर आज के हिसाब से देखें हम, तो हमको सही आंसर क्या करना चाहिए? 50 आंसर करना चाहिए। लेकिन अगर जैसे बाई चांस ऑप्शन में आपको 50 आंसर नहीं मिलता है, तो आप आंसर क्या कर सकते हैं? 49 भी कर सकते हैं। क्योंकि पुराना जो हिंदी कायदा है उसमें केवल अंग, अह, छह, त्रय, ज्ञ यहीं तक ही था, श्रेय नहीं जुड़ा हुआ था। जबकि आजकल के हिंदी कायदों में श्रेय जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी ये क्या है? वर्णों की संख्या। कि वर्णों की संख्या में से जिस टाइप से, अब वो चाहे आपको कैसा भी क्वेश्चन दे, उसने आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 4 अंतस्थ व्यंजनों को छोड़कर, या सीधा दे दिया अंतस्थ व्यंजनों को छोड़कर व्यंजनों की संख्या होती है, तो आपको सीधा पता होना चाहिए भाई व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। 4 को छोड़ना है, तो अंतस्थ व्यंजनों को हमने 33 में गिना है, तो आप उनको 4 को हटा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 29। अगर वो क्वेश्चन देता है मान लीजिए निम्न में से, कई बार ध्यान रखना, एक श का और ध्यान रखना दोस्तों, इनका क्रम पूछ लेता है, ठीक है? तो श है, ठीक है, वो पूछ लेगा निम्न में से सही क्रम है। अब तीनों श एक संग लिख के देगा, एक में लिख के दे देगा श और है। एक में लिख के दे दिया श और है। एक में लिख के दे दिया मान लीजिए श और है। तो आपको सही क्रम पता होना चाहिए दोस्तों। सही क्रम क्या है? सबसे पहले स, ये होता है तालु, इसका उच्चारण तालु से किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है तालव्य सकार। ये जो श है इसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है मूर्धन्य सकार। और ये जो श है इसका उच्चारण दांतों से किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है दंत्य सकार। तो तीनों शयों का दोस्तों क्रम और ध्यान रखना। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो वर्ण का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। कल से हम वर्णों का वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।